आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट होता क्या है। साथ ही ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे, साथ ही इसके उद्देश्य और इसके प्रस्तावना के भी बारे में जानेंगे। पूरी जानकारी है तो आज की ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, यानी कि यह कानून कब लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी भी छीने नहीं जा सकते। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। इस उद्देश्य के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकरण की। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वे इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए। राज्यों ने इन्हें अपनी विधि में परिवर्तनीय अधिकार का दर्जा दिया, यानी कि पहले ये जो कानून था यह इंटरनेशनल रूप में लागू हुआ था। उसके बाद में सभी देशों ने अपने अपने जगह अपने अपने कानून में इसको स्थान दिया अधिनियम के द्वारा। बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट और भारत में बनाए गए मानवाधिकार अधिनियम में ये कन्फ्यूजन होता है कि यह लागू कब किया गया है। तो इन स्लाइड के जरिए हम ये जानेंगे कि यह कानून कब लागू हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है, यानी कि जो इंटरनेशनल रूप में लागू किया गया था वह था 10 दिसंबर 1948, जबकि हमारे भारत में यह लागू हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में 1993। तो ये मुख्यतः डिफरेंस है, आप समझ लीजिएगा। जो इंटरनेशनल रूप में लागू किया गया था वह था 10 दिसंबर 1948, जबकि भारत में कानून के रूप में एक अधिनियम के रूप में यह चीज़ लागू हुआ था 1993। तो चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, प्रस्तावना के बारे में जानते हैं और इसके उद्देश्य को भी हम समझेंगे कि आखिर यह कानून किन कारणोंवश बनाया गया, क्या इसका मुख्य कारण था। मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। मतलब कि यह इसका बेस है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर नारियों के समान अधिकार में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दोहराया है और यह निश्चित किया है कि अधिकार व्यापक स्वतंत्रता के अंतर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाए। इसका यह भी एक प्रस्तावना था, इसका यह भी एक उद्देश्य था। सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौमिक सम्मान की वृद्धि करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के कार्यों में यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों को सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उसका पालन कराया जाए। तो चलिए हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इनमें कुल 1 से 30 तक अनुच्छेद हैं। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला अनुच्छेद में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता की समानता प्राप्त है, उन्हें बुद्धि अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव के साथ उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। ये उनका अनुच्छेद 1 के तहत उनके बारे में कहा गया है। साथ ही अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाए। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति
कोई फर्क न रखा जाए। मतलब कि कोई भी चीज हो लेकिन सभी जो मनुष्य है वो एक समान है। आपको ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 2 में यही चीजें कही गई है। मतलब उनके वर्ण, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर उनके साथ कोई भी विभेद नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तित्व सुरक्षा का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाए। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। मतलब कि यह एक दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाए। जैसे कि पहले के लोग राजा महाराजा करते थे, कोई भी व्यक्ति होते थे उनको शारीरिक यातना देते थे। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि शारीरिक यातना किसी को भी न दी जाए, न किसी के प्रति निर्दयी, अमानुषीय, अपमानजनक व्यवहार किया जाए। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी शारीरिक यातना न दी जाए, निर्दयता पूर्वक उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। जबकि अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। मतलब कि कानून की निगाह में जो भी व्यक्ति हैं, सभी मनुष्य हैं, एक समान है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि अनुच्छेद 7 में कौन सी चीजें क्या कुछ कहा गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा का अधिकारी है। मतलब कि कानून की निगाह में सभी समान है। जो भी एक व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वही सुरक्षा सबके साथ सबको मिलनी चाहिए। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भेदभाव किया जाए या उस प्रकार का भेदभाव किसी भी प्रकार का उकसाया जाए तो उसके विरुद्ध समान सुरक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है। अगर कोई उकसाता है तो उसके खिलाफ आप सुरक्षा के लिए आप कोर्ट में जाके मतलब कि उसकी जो भी चीजें हैं ले सकते हैं, रेमडीज ले सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 7 में ये कहा गया है। जबकि 8 में ये कहा गया है कि सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है। मतलब कि कोई भी बुनियादी मतलब कोई भी अगर आपका अधिकार जो कि अनुच्छेद में संविधान में कहा गया है, अगर उसका अतिक्रमण होता है तो आप अदालत के माध्यम से सहायता पा सकते हैं। जबकि 9 में यह कहा गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासित न किया जाए। किसी भी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार न किया जाए, ना तो नजरबंद किया जाए या देश निष्कासित न किया जाए। तो ये अनुच्छेद 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे आने वाली लाइफ में भी ये काम देने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उसके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चित करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उसकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष और निरपक्षता अदालत में हो। यानी कि यहाँ पे अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जो भी आपका फौजदारी का मामला है, आरोप है, उसकी जो मतलब कि जो सुनवाई होती है वो निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए, निष्पक्ष और सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए। तो ये अनुच्छेद 10 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 11 के पहले भाग में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप किया गया है तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में जहां उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यकता सुविधाएं प्राप्त हो, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए। यानी कि आप वह अपराधी तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर से अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, कोर्ट द्वारा उसको अपराधी नहीं कर दिया जाता। तो जबकि इसके अनुच्छेद के 11 के दूसरे भाग में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत्य या अपकृत्य या फिर अपराध के कारण उस दंडनीय अपराध या अपराधी न माना जाएगा जिसे तत्कालिक प्राचरिक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दंड दिया जाएगा जो उस पर उस समय दिया जाता जिस समय वह दंडनीय अपराध कर रहा था। तो चलिए अनुच्छेद 12 के बारे में जानते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या कुछ चीजें कही गई है। किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाए, न किसी के सम्मान ख्याति पर कोई हस्तक्षेप किया जा सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आपेक्षिक के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति आपके एकांतता या फिर परिवार, घर या फिर कोई चीज है ऐसी जो आपको या फिर आपके खाद्य मतलब जो भी आपकी प्रसिद्धि है, फेमसपन है, उसको अगर आपको कोई ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी जो भी रक्षा है वो आप ले सकते हैं। ये चीजें अनुच्छेद 12 में कही गई है। अनुच्छेद 13 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने और बसने का अधिकार है। तो ये चीजें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कही गई हैं जो कि हम आजकल हम लोग करते हैं, हवाई जहाज के जरिए दूसरे देश में जाते हैं, वहां पे रहते हैं। तो ये चीजें अनुच्छेद 13
13 के जरिए ही हमको ये शक्तियां प्राप्त हो पाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अन्य देश की सीमाओं में जा सकता है और वहां पर बच सकता है। तो ये चीजें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कही गई है। कुछ आगे भी चीजें देखेंगे तो आपको और भी समझ आएगी। जबकि अनुच्छेद 13 के भाग 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश वापस आने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर वह व्यक्ति जो है दूसरे देश में शरण ले सकता है, वहां पर जाकर रह सकता है। अनुच्छेद 14 के भाग 2 में कहा गया है कि इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर जमानती अपराधों से संबंधित हैं या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्य और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य हैं। तो ये आप चीजें ध्यान रखिए कि जो ये 14 का जो यहाँ पर भाग 2 है, इसमें कहा गया है ये कि अगर कोई गैर जमानती अपराध है या फिर संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य या फिर सिद्धांतों को ठेस पहुंचा रहा है, जो भी चीजें हैं, तो वहां पर ये जो अधिकार है आपका खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 15 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या कुछ चीजें कही गई है। अनुच्छेद 15 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 15 के भाग 2 में ये कहा गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना न किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें जो हमारी नागरिकता का प्रावधान है, और ये नागरिकता का प्रावधान लगभग सभी लोगों को जानना चाहिए कि जो सरकारें हैं वह हमें मनमाने ढंग से नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती। अनुच्छेद 16 के भाग 1 में कहा गया है कि बालिक स्त्री पुरुषों को बिना किसी जाति, धर्म या फिर अन्य चीजों के रुकावट के बिना आपस में विवाह करके परिवार स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में, वैवाहिक जीवन में तथा विवाह विच्छेदन के बारे में समान अधिकार है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रत्येक जो बालिक हैं, पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं, उन्हें बिना किसी धर्म या फिर जाति के रुकावट के वे शादी विवाह कर सकते हैं, साथ ही वह अपना विवाह विच्छेद भी कर सकते हैं। इसमें भी दोनों को समान राइट्स दिए गए हैं। जबकि अनुच्छेद 16 के भाग 2 में कहा गया है कि विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री पुरुषों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा। तो अनुच्छेद 16 के भाग 3 में कहा गया है कि परिवार समाज का स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राष्ट्र द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है। यानी कि जो भी परिवार है उसको संरक्षण सरकार द्वारा मिलना चाहिए। ये चीजें अनुच्छेद 16 में कही गई है। अनुच्छेद 16 के भाग 4 में कहा गया है कि इन्हें राजनीतिक इच्छा या बहुमत के निर्णयों से बदला नहीं जा सकता। ये राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर हैं और कोई भी राष्ट्र ऐसे कानून नहीं बना सकता जो इसमें बदलाव कर सके। तो ये चीजें जो अनुच्छेद 16 है हम लोगों को ये शक्तियां प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग अनुच्छेद 17 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 17 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये संपत्ति रखने का अधिकार जो हमको मिलता है वह मिलता है हमको अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। जबकि अनुच्छेद 17 के भाग 2 में कहा गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति से वंचित न किया जाए, यानी कि जो भी उसकी संपत्ति है उससे उसको वंचित न किया जाए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 के द्वारा हमको ये शक्तियां प्राप्त होती है। जबकि अनुच्छेद 18 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरे के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा नीति तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये चीजें कही गई है, जो भी आपका धर्म है आपको उसमें आजादी दी गई है कि आप धर्म के कोई भी धर्म अपना सकते हैं, बदल सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक रूप से आप नीति तौर पर धर्म, विश्वास और शिक्षा, क्रिया, उपासना आदि व्यवहार के द्वारा आपको इसमें सब स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये चीजें हमको अनुच्छेद 18 के अंतर्गत मिली है। तो अनुच्छेद 19 के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक है, अधिकार है। इसके अंतर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिए या सीमाओं की परवाह न करके किसी सूचना को धारण या अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान करना, ये सब चीजें सम्मिलित है। यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत ये चीजें कही गई है कि आपकी जो भी विचार है उसकी आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आपको यहाँ पर अपनी विचार की स्वतंत्रता का जो भी अधिकार है वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया जाता है। जबकि अनुच्छेद 20 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने या सम्मिलित होने का स्वतंत्र अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 20 के भाग
भाग 2 में कहा गया है कि किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है। तो यहाँ अनुच्छेद 21 के भाग 1 के जरिए ही आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप पूछ सकते हैं कि वे क्या कुछ कर रहे हैं, जो भी जिनको भी आपने वोट दिया है, जिनको भी आपने शासन पर पहुंचाया है, गद्दी पर वो बैठे हुए हैं। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत ही आपको ये अधिकार मिलता है कि आप उनके जरिए अपना हिस्सा मांग सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 21 के भाग 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों की प्राप्ति करने का समान अधिकार है। तो वहां पर आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी है वह सरकारी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। इसका जो राइट्स है वह अनुच्छेद 21 के भाग 2 के अंतर्गत आपको मिलता है। अनुच्छेद 21 के भाग 3 में कहा गया है कि सरकार की सत्ता का जो मुख्य आधार होगा वह जनता की इच्छाएं होगी। इस इच्छा का जो प्रकट है या फिर आप प्रकट करने के लिए सोचेंगे तो इस इच्छा का जो प्रकट है समय समय पर असली चुनाव द्वारा होगा। तो यहाँ पर असली मतलब कि रियल चुनाव होना चाहिए, उसके द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौमिक और समान मतधारी जो भी मतदान करते हैं द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतंत्र मतदान पद्धति से कराए जाएंगे, यानी कि जो भी मतदान हो वह स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। जबकि अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो, अनिवार्यता आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 22 के तहत आपको राइट मिलता है कि आपको सामाजिक सुरक्षा या फिर आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। जबकि अनुच्छेद 23 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार का चुनाव करने, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेरोजगारी के संरक्षण पाने का हक है। अनुच्छेद 23 के भाग 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए मतलब जो भी काम है अगर सिमिलर है तो उसको जो भी वेतन मिलना चाहिए वो भी सिमिलर मिलना चाहिए बिना किसी उसको भेदभाव के। जबकि अनुच्छेद 23 के भाग 3 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करता है अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मजदूरी पाए जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी आजीविका का प्रबंध कर सके जो मानवीय गौरव योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरचनाओं द्वारा होगी। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी आपको मजदूरी मिलनी चाहिए इतनी मिलनी चाहिए कि उससे आपका जो घर है, परिवार है वो चल सके। तो यहाँ पर अनुच्छेद 23 के भाग 3 के तहत ये आपको राइट मिलता है। जबकि अनुच्छेद 23 के भाग 4 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें भाग लेने का हक है। यानी कि आप अगर कोई कंपनी है आपको नहीं देती है पैसा वैसा तो आप जो भी श्रम संघ बना के उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं वो चीजें आपको अनुच्छेद 23 के भाग 4 के तहत ही मिलती है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां भी सम्मिलित है। तो ये चीजें थी अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 25 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे या फिर उसके परिवार को स्वस्थ एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अंतर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं। सभी को बेकार या फिर असमर्थ अगर कोई व्यक्ति हो गया है जैसे बुढ़ापे के समय या फिर अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो तो उस समय उसको सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि सरकार का उसमें कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को ये सब चीजें उपलब्ध कराए, ये सब चीजें उसको दे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये चीजें कही गई है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जो वो असमर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि असमर्थ ना हो उसके बाद में ये चीजें उनको मिले। अनुच्छेद 25 के भाग 2 में कहा गया है कि बच्चा को खास सहायता सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विवाहित माता पिता से जन्मा हो या फिर अविवाहित माता पिता से जन्मा हो उसे संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अनुच्छेद 26 के भाग 1 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक जो हमारी शिक्षा होती है 1 से 14 वर्ष तक वह निःशुल्क होती है। इसी राइट्स के जरिए आपको ये चीजें मिलती है अनुच्छेद 26 के भाग 1 के तहत। और इसके आगे देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक, कृषि संबंधी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान
रूप से उपलब्ध होगी। तो ये चीजें हमको अनुच्छेद 26 के तहत प्राप्त होती है। जबकि अनुच्छेद 26 के भाग 2 में कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास और मानव अधिकार तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों या फिर धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्रिकता का विकास होगा और शक्ति और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्नों के साथ वो भी आगे आएंगे। तो ये शिक्षा का उद्देश्य है जो कि अनुच्छेद 26 के तहत आपको कही गई है। जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वह यही होना चाहिए कि जो जीवन है वह सद्भावनापूर्ण बीते, जो भी धार्मिक कार्य है सब लोग करें लेकिन मैत्रिक पूर्ण से करें। तो ये चीजें अनुच्छेद 26 के तहत कही गई है। तो अनुच्छेद 26 के भाग 3 में कहा गया है कि माता पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वह चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चे को दी जाए। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और भी किसी भी प्रकार की सुविधाओं में भाग लेने का हक है। जबकि अनुच्छेद 27 के भाग 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या फिर कलात्मक कृति के उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका वह रचयिता स्वयं हो। यानी कि अगर कोई आप चीज क्रिएट करते हैं तो उसके आप राइटर हो जाते हैं तो उस समय आपका राइट्स होता है, उसके सुरक्षा का आपको एक राइट्स हो जाता है कि आप उन चीजों की सुरक्षा करें या फिर सरकार आपको उन चीजों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन दे या फिर आपका जो भी वो चीज है आप अपना अधिकार वहां पर, जैसे कि अगर कोई आपकी चीज चुरा लेता है, जैसे कि आजकल हो रहा है कि आपकी कोई भी अगर आप लिखित के कोई भी चीज है अगर कोई चुरा लेता है तो आप केस दर्ज करते हैं। तो वहां पर होता क्या है कि आपको सिद्ध करना पड़ता है कोर्ट में कि किसका यह चीज है, किसको यह राइट्स मिलना चाहिए, तो वहां पर उसका ही नाम आता है। अनुच्छेद 28 के तहत ये चीजें कही गई हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का प्राप्ति का अधिकार है जिसमें उस घोषणा में उल्लेखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। यानी कि जो भी राइट्स अनुच्छेद या फिर हमारे संविधान में लिखे गए हैं उसको आपको पाने का हक है। ये चीजें अनुच्छेद 28 में कही गई हैं। जबकि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। जबकि अनुच्छेद 29 के भाग 2 में कहा गया है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसे ही सीमाओं द्वारा बाध्य होगा जो कानून द्वारा निश्चित की जाएंगी। यानी कि जो भी आपके स्वतंत्रताएं हैं वे तभी अब बाध्य होंगे जब कोई कानून द्वारा उनको बाध्य किया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि एकमात्र उसका जो उद्देश्य होना चाहिए अधिकारों और स्वतंत्रताओं के आदर समुचित स्वीकृति होगा तथा जिसकी आवश्यकता एवं प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिक, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याणों की उचित आवश्यकताओं का पूरा करना हो। यानी कि अगर आपको कोई भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो वह कानून द्वारा तभी बाध्य किया जा सकता है जब आप किसी अन्य के राइट्स में हस्तक्षेप करते हैं या फिर नैतिक या फिर सार्वजनिक मूल्यों को ठेस पहुंचाते हैं, तभी आपका जो ये राइट्स है तभी आपको ये उसमें चीजें में बदलाव की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती। जबकि अनुच्छेद 29 के भाग 3 में कहा गया है कि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो भी सिद्धांत है, इन अधिकारों का जो भी उपयोग है उनकी आप विरुद्ध नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद 30 में ये बातें कही गई हैं कि इस घोषणा में उल्लेखित किसी भी बात का यह अर्थ आपको नहीं लगाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसे कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से विनाश करना हो। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जो भी उसका उद्देश्य था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का, अगर कोई भी अनुच्छेद वायलेट करता है तो वो राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।